नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस स्लोगन के साथ मुंबई के आलीशान 7 स्टार होटल ग्रैंड हयात में सारे विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की जाती है, जहां पर ये चर्चा किया जाता है, आत्मचिंतन किया जाता है कि कैसे भी करके लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए। इसको लेकर लगातार 2 दिनों तक आत्मचिंतन और आत्ममंथन बैठक के तौर पर यहाँ पर किया गया। नतीजा ये रहा कि दुनिया को दिखाना भी है, तो इसके लिए कुछ कमेटियों का गठन कर उसकी खानापूर्ति भी कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है? आखिर संवैधानिक तौर पर इनके पास क्या ताकतें हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो था कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया के कौन सा ऐसा चेहरा होगा, इस गठबंधन का ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दलों की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक मुंबई में थी, तो जायज़ है कि यहाँ के जो राजनीतिक गलियारों की जो खबरें हैं वो मेरे तक ज़रूर पहुँची हैं। आंतरिक तौर पर कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर या समाचार चैनलों पर लीक नहीं हुई हैं। उसी को लेकर आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपके मन में जो सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने कौन, उसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में आते आते मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी जो हर भारतीय के मन में है कि क्या वाकई में भारतीय गठबंधन नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के सामने लड़ने के काबिल भी है? आखिर इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है? अगर आंकड़ों में बात किया जाए तो आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन, जो कि शुरुआती दौर में केवल 20 पार्टियां थी, दूसरे बैठक में 24 पार्टियां हुई और आज मुंबई में जो तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की आयोजित की गई उसमें 28 पार्टियों ने सहभागी हुई और इसके अंदर तमाम कमेटियां बनाई गई। ये कमेटी सोशल मीडिया को लेकर थी, ये कमेटी मीडिया को लेकर थी, ये कमेटी जो थी एक समन्वय कमेटी के तौर पर भी थी और एक कमेटी कैंपेन के लिए बनाई गई कि किस तरह से गठबंधन के जो बातें हैं उसको मीडिया तक कैसे पहुंचाया जाए, सोशल मीडिया पर कैसे प्रचारित किया जाए, उसकी एक अलग कमेटी बनाई गई। कैंपेन कौन कौन करेगा और किस तरह से किया जाएगा, उसकी क्या रणनीति होगी, उसके लिए एक कैंपेन कमेटी का गठन किया गया। और इन तमाम विपक्षी दलों की जो 28 राजनीतिक दल हैं, इनके साथ में बैठकर एक समन्वय कैसे बनाया जाए, एक कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, उसको लेकर एक कोऑर्डिनेट कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें 14 सदस्य थे। इन 14 सदस्यों की लिस्ट तो आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी। अगर आप तक ये लिस्ट नहीं पहुंची है तो आपके लिए मैं ये दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे पहला नाम था केसी वेणुगोपाल का, जो कि कांग्रेस से आते हैं, राहुल गांधी के सबसे करीबी और विश्वासु इंसान हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं एनसीपी के शरद पवार। तीसरे नंबर पर हैं टीआर बालू, जो कि डीएमके से आते हैं। चौथे नंबर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि जेएमएम पार्टी से आते हैं। पांचवें नंबर पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत और राज्यसभा सांसद हैं, उनको रखा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इसमें जगह दी गई है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी इस कमेटी में स्थान दिया गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, लल्लन सिंह जो कि जेडीयू बिहार से हैं, डी राजा जो कि सीपीआई से हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सीपीआई-एम गुट के एक सदस्य को इसमें चयनित किया गया है। लिस्ट में समन्वय कमेटी के तौर पर उन्हें सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है। ये 14 लोग लगातार इस पूरे विपक्षी दल के जो आपसी मतभेद हैं, आपसी जो सवाल हैं, उसको हल करने का कोशिश करेंगे। इन 14 लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के प्रशासनिक तंत्र, जनाधार, कार्यकर्ताओं के बेस और सबसे बड़ा संवैधानिक पदों पर बैठे एमपी और एमएलए के ताकतों के हिसाब से क्या ये गठबंधन लड़ने में सक्षम है? आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये तमाम 28 जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं, ये जुड़ने के बाद आज उनकी संवैधानिक तौर पर क्या स्थिति है? अगर इसको आंकड़े में आप जानना चाहें तो इस तमाम ये जो विपक्षी दल हैं, इनकी अगर टोटल लोकसभा में सदस्यों की संख्या का अगर काउंट में आपको बताना चाहूँ, संख्या बताना चाहूँ, तो वो हो गई है 142। जी हाँ, इस समय इंडिया गठबंधन के पास 142 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा 98 राज्यसभा सांसद हैं। 98 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन से आते हैं। इसके अलावा विधायकों की अगर संख्या की बात की जाए तो कुल 4,500 से ज़्यादा देश के अंदर विधायक हैं, जिसमें से 1706 विधायक जो हैं इस समय इंडिया गठबंधन के पास हैं।
तो लगभग अगर देखा जाए तो 25% के आसपास लोकसभा और राज्यसभा में ये आंकड़े हैं, और अगर विधायकी के तौर पर देखा जाए तो 37% के आसपास जो सांसद विधायकों का जो कोटा है वो अभी विपक्षी दलों के पास है। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, ये आंकड़े केवल 25 से 37% हैं। अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए, यानी कि एनडीए को देखा जाए या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को देखा जाए, तो उनके पास ये आंकड़ा करीबन 74% का है। अभी अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन हौसले बुलंद है, इसलिए ये लड़ाई जो है लगातार चलते जा रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर आगे आगामी भविष्य में इंडिया की रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी का तो लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन उससे पहले सीटों का बंटवारा एक राजनीतिक दल जो कि विपक्ष का है, उन दो विपक्षी दलों के अंदर आपसी जो मनभेद हैं उसे कैसे दूर किया जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मायावती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो टकराव है, अगर उसको देखते हुए अगर आप निर्णय लेंगे कि इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि आखिर इस तरह की जो स्थितियां हैं उससे कैसे ये इंडिया गठबंधन निपटेगा। तो उसका भी हल इस बैठक में किया गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन में बहुत सारे स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें कि प्रदेश कमेटी है, उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी है। अगर उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँ तो महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बेहतर होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की एक कमेटी तैयार होगी। ये महाविकास आघाड़ी के जो पार्टियां हैं, ये महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश के अंदर 48 जो लोकसभा सीटें हैं, उस सीटों पर इच्छुक उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय कमेटी के पास भेजेगी। ये जो 3 पार्टियां हैं जो अपने राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपस में उम्मीदवार तय करेगी, सीटों का जो बंटवारा है ये आपस में तय करेगी और एक फाइनल लिस्ट राष्ट्रीय कमेटी को भेजी जाएगी। ऐसे ही हालात लगभग सभी विपक्षी दलों के जो शासित राज्य हैं वहाँ पर इसका ये पैटर्न बनाया गया है कि जो राज्य के अंदर आंतरिक जो मसले हैं, वहाँ की लोकल स्थानिक जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसे हल कर उसकी जो एक फाइनल प्रपोजल है वो राष्ट्रीय कमेटी को भेजी जाएगी। दूसरा उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल के साथ है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे सोनेलाल पटेल की पार्टी है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, उसका जो एक मंथन है ये स्थानिक लेवल पर एक प्रदेश कमेटी वहाँ के उत्तर प्रदेश की करेगी। इस प्रदेश कमेटी में आपसी समन्वय के हिसाब से वहाँ पर जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें आपस में ये तय करेंगे कि कौन सी लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट राष्ट्रीय कमेटी को दी जाएगी जो वहाँ पर अप्रूवल करेगी, और उसके बाद जो एक फाइनल लिस्ट निकल के आएगी वो पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के फाइनल उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन के तौर पर। तो ये जो आपसी सीटों का बंटवारा है, उसका जो झगड़ा है, ये पहले प्रदेश लेवल पर, स्थानिक लेवल पे जो राजनीतिक पार्टी सक्रिय है, जिसके पास ज़्यादा संख्या है, जिसके पास कार्यकर्ताओं का बेस है, वो आपस में बैठकर इसे तय करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी के पास इसे भेजकर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये पहला स्टेप इस बैठक में लिया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था इंडिया गठबंधन को बचाए रखना, क्योंकि आपस में सीटों के बंटवारों के समय असली जो खेल है वो देखने के लिए मिलेगा। किस पार्टी के पास सही तरीके से संख्या पहुंच रही है, कौन सी पार्टी असंतुष्ट है, या ये भी हो सकता है कि आगामी भविष्य में इस इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां इसमें से टूटकर स्वतंत्र तरीके से लड़ सके या फिर वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उनको सीटों के बंटवारे में जो फैसले हो रहे हैं उससे शायद वो नाखुश हों। तो इस तरह की चीज़ों को पहले से संभालने के लिए ही इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से समन्वय कमेटी और ख़ासतौर पर प्रदेश कमेटी को बनाने का चर्चा किया है और कुछ कमेटियों को बनाया भी गया है। लेकिन इन तमाम बैठकों और गठबंधन के बातों के बाद, कमेटियों के गठन के बाद, जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिसका जवाब नहीं मिल पाया है वो है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया की तरफ से कौन होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो उसका जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन से कौन सा उम्मीदवार होगा। आप तमाम लोगों के दिलों में ये सबसे बड़ा नाम चल रहा होगा राहुल गांधी का, लेकिन इस चेहरे को देने के पीछे कांग्रेस का ही सबसे बड़ा आक्षेप है कि हम नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को नहीं लड़ाना चाहते हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया लड़े, ना कि कोई चेहरा। इसको लेकर बहुत सारा घमासान, बहुत सारी बैठक इस मीटिंग में हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि राहुल गांधी के नाम को लेकर ना राहुल गांधी को लड़ाकर इंडिया अगर लड़ाया जाए तो ये बेहतर होगा,
ये जो प्रपोजल है खुद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की कमेटी और सारे 28 विपक्षी दलों के सामने रखा है, जिस पर लगभग सहमति बनती दिखाई दे रही है। ये बहुत आंतरिक खबर मैं आपको दे रहा हूं जो अभी तक किसी भी मीडिया में ये लीक नहीं हुई है। ये बैठक इसलिए की गई थी मुंबई में कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर एक बिखराव दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी तो एनडीए का चेहरा है ही, इंडिया की तरफ से कौन लड़ेगा। तो दरअसल अब जो लड़ाई है भविष्य में आप देखेंगे इसको लेकर कि इंडिया के सामने से जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से कोई भी एक चेहरा ऐसा नहीं लड़ेगा। दरअसल लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया का रखा जाएगा। इस तरह से विपक्षी दलों की अपनी तैयारियां हैं। दरअसल उनका ये कहना है, विपक्षी दलों का खासतौर पर इंडिया गठबंधन का ये सोचना है कि पहले चुनाव लड़ लिया जाए, जिसके पास संख्या ज़्यादा होगी उसी आधार पर प्रधानमंत्री तय उम्मीदवार जो है वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले किसी को भी नाराज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि इस पद के लिए रेस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पैटर्न या फिर फार्मूला ये बनाया जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया को लड़ा दिया जाए, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किसके पास ज़्यादा संख्या है, उसी आधार पर प्रधानमंत्री का उसका चयन किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री चयन की जो प्रक्रिया है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जब सांसद चुने जाते हैं तो लोकसभा के अंदर शपथ ग्रहण के बाद उन्हें अपना सांसदीय दल का एक नेता चुनना होता है। दरअसल यही जो सदस्यों का जो दल का जो नेता होता है वो आगे जाके प्रधानमंत्री पद का शपथ लेता है। तो अभी फिलहाल में इंडिया गठबंधन में ऐसे किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। लड़ाई जो है लोकसभा चुनाव का वो नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया का होने जा रहा है, जिसमें तमाम पूरा देश जो भारत है वो इंडिया है वो नरेंद्र मोदी से लड़ेगा। इस तरह का एक जो माहौल है पूरे देश के अंदर तैयार किया जा रहा है। और पोस्ट इलेक्शन यानी चुनाव के बाद जिसके पास नंबर्स ज़्यादा होंगे वही इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि तमाम विपक्षी दलों ने यह आपस में मिलकर निर्णय किया है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने 3 से 4 विपक्षी दलों के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा उम्मीदवार के सामने केवल एक ही पार्टी विपक्षी दलों का उम्मीदवार होगा। यानी कि पूरे देश के अंदर 545 सीटों पर लोकसभा के चुनाव अगर होने हैं तो विपक्षी दलों की तरफ से केवल एक उम्मीदवार ही इन सीटों पर दिया जाएगा। यानी कि पूरे इंडिया गठबंधन से लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 545 उम्मीदवारों के सामने इंडिया गठबंधन के 545 उम्मीदवार ही होंगे। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक वोट पड़ रहा है, उसके सामने जो विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको उसी समय पर 3 से 4 पार्टियों के वोट उसको पड़ेंगे। यानी अब ये जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी से वर्सेस अनेक विपक्षी दलों की है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप देखा जाए तो अगर एक महाराष्ट्र की कोई मुंबई की अगर एक सीट ली जाए जहां से भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार होगा, उसको बीजेपी का एक वोट पड़ेगा, तब तक विपक्षी दलों की जो कि इंडिया गठबंधन है वहां पर उद्धव ठाकरे गुट का एक वोट, एनसीपी का 8 वोट और कांग्रेस का 1 वोट पड़ चुका होगा। यानी 1 वोट के बदले 3 वोट। इस तरह का जो लड़ाई है विपक्षी दलों ने, खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि इस बार का चुनाव इसी पैटर्न पर लड़ा जाएगा, तभी जाकर कहीं नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। ये सकारात्मक पहल जो गठबंधन इंडिया गठबंधन ने शुरू किया है उसका पूरा देश स्वागत करता है। इसी पैटर्न की ज़रूरत है इस देश के अंदर नफरती ताकतों को रोकने के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें ज़मीनी हकीकत पर मुमकिन हो गई और भविष्य में इस तरह का गठबंधन टिका रह गया तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। ये वीडियो के अंदर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सीधे मुंबई के इंडिया गठबंधन की बैठक होटल ग्रैंड हयात के अंदर से मेरे जो करीबी मित्र हैं उनके माध्यम से, कुछ मैंने भी राजनीतिक नेताओं से बात की, उनके बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो आंतरिक खबरें थी जो अभी तक किसी सोशल मीडिया समाचार चैनलों पर नहीं दिखाई गई, विनय दुबे के इस चैनल पर आपने उसे देखी है। और आगामी इस तरह की कोई सनसनीखेज या जो छुपी खबरें हैं उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द विनय दुबे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।